दोस्तों नमस्कार। पिछले कई दिनों से हमारे कई सारे दर्शक, सारे हमारे साथी जो हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े थे, यूट्यूब के माध्यम से जुड़े थे, उन सब का यही कहना था कि आप कब से अपना चैनल लॉन्च कर रहे हैं, कब से आ रहे हैं। तो आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है और आज ये शुभ घड़ी आ गई कि आज हम आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से मुखातिब हों। और आज जब हम अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ मुखातिब हैं तो आपसे हमारी अपील है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि हमारी बातें और हमारा और आपका दायरा यूं ही विस्तृत होता रहे, हमारे आपके संपर्कों के दायरे का विस्तार यूं ही होता रहे। आज जिस मुद्दे को लेकर के आज मैं अपने चैनल की शुरुआत कर रहा हूं, वो मुद्दा दरअसल बिहार से जुड़ा हुआ है। और भले ही बिहार से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका परिदृश्य राष्ट्रीय है, उसका असर राष्ट्रीय है। और ये मुद्दा है जाति जनगणना का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और उनकी सरकार ने जो जाति जनगणना कराई थी, उस जाति जनगणना की रिपोर्ट को अब सार्वजनिक कर दिया गया है। और उस जाति जनगणना की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें तकरीबन 15% आबादी बिहार में जो जनरल कैटेगरी की आबादी होती है वो है, 27% आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग के एनेक्चर 2 की है, और एनेक्चर 1 उसकी आबादी यानी जो अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी कहते हैं, उसकी आबादी 36% है। इसके अलावा जो बची हुई आबादी है उसमें दलित और आदिवासी समाज के लोगों की आबादी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार की सियासत पर और बिहार से निकली हुई सियासी चिंगारी का राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर नीतीश कुमार ने आज यानी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह का चुनाव इस जाति जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए क्यों किया। पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि तरह तरह की चर्चाएं थी। राम मंदिर की तारीख कोई बता रहा था कि उस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा, कभी कोई ये बता रहा है कि राम मंदिर के साथ साथ एक अलग तरीके के चुनावी हिंदुत्व को भारतीय जनता पार्टी धार देते हुए दिखाई दे सकती है। और इस चुनावी हिंदुत्व के दायरे में ओबीसी और ओबीसी में भी ईबीसी का तबका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में जब जाति जनगणना का नोटिफिकेशन सामने आया तो उसमें 215 जातियों का जिक्र था। ना तो कोई धार्मिक आधार था, ना ही हिंदू का जिक्र था, ना ही मुस्लिम का जिक्र था, ना ही अगड़ा का जिक्र था, ना ही पिछड़ा का जिक्र था, ना ही अति पिछड़ा का जिक्र था, ना ही दलित का जिक्र था और ना ही आदिवासी का जिक्र था, बल्कि सीधे सीधे जातियों का जिक्र था। और इन 215 जातियों में से अधिकांश जातियां ओबीसी में है, कुछ एससी एसटी कैटेगरी में है, कुछ जनरल कैटेगरी में है। और इन सब का आंकड़ा जब सामने आया है तो आंकड़े को जोड़कर देखने के बाद जो प्रतिशत मैंने बताया कि 27 + 36 यानी 63% ओबीसी आबादी है। तो आज की तारीख में जब 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जी हाँ, यूँ तो चुनाव 5 राज्यों में है, लेकिन 3 राज्य जहाँ भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ है, बहुत मजबूत पकड़ है, वो हमेशा वहाँ सत्ता में या मुख्य विपक्षी दल के तौर पर विद्यमान रहती है और ज़्यादातर सत्ता में रहती है, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन 3 राज्यों के चुनाव के ठीक पहले जो सियासी बम फोड़ने का काम बिहार सरकार ने किया है, उस सियासी बम ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उस चुनावी हिंदुत्व की बखिया उधेड़ कर रख दी है और खासकर इन 3 चुनावी राज्यों में चुनावी जायका बिगाड़ दिया है। अब विमर्श का केंद्र हिंदुत्व नहीं हो सकता। अब चुनावी विमर्श का केंद्र, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का आधार कोई धार्मिक आधार नहीं हो सकता, कोई सांप्रदायिक आधार नहीं हो सकता, बल्कि अब समाज के दूसरे वर्गों के मुद्दे सामने आएंगे। और इसकी एक वानगी आज ही नहीं बल्कि इसके पहले हम सब ने देखी है। आपने देखी है, हमने देखी है, हम सब ने देखी है कि पिछले दिनों जिस प्रकार से संसद के अंदर महिला आरक्षण बिल को लेकर ओबीसी का मुद्दा विमर्श के केंद्र में आया, और विमर्श के केंद्र में आने के साथ साथ जिस प्रकार की सियासत हुई और उस सियासत में संसद के अंदर और संसद के बाहर बीजेपी को पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में ला खड़ा किया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक डिफेंसिव मोड में नजर आए।
महिला आरक्षण बिल कहीं ना कहीं उनके लिए गले की हड्डी की तरह बनता हुआ नजर आया, क्योंकि विमर्श का स्तर महिला आरक्षण नहीं बल्कि उसके अंदर कोटा विद इन कोटा और ओबीसी और पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों के लिए जो प्रावधान करने की बातें थी वो चीजें प्रमुखता से सामने आ गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार की सियासत यहीं तक है? जी नहीं। सब जानते हैं कि नीतीश कुमार की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है, होनी भी चाहिए। पूरे देश में कौन ऐसा राजनेता नहीं है जो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, जो उप प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता? स्वाभाविक है, महत्वाकांक्षा के बिना कोई सियासत में क्यों आएगा या किसी फील्ड में क्यों जाएगा? कोई भी पत्रकार संपादक बनना क्यों नहीं चाहेगा? कोई भी क्रिकेट का खिलाड़ी कप्तान बनना क्यों नहीं चाहेगा? उसी तरह से सियासत है। लेकिन इस सियासत में नीतीश कुमार ने दिल्ली के लिए अपना अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा यदि जाति जनगणना के मुद्दे को बनाया, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ वे ताकतें भी हैं जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर नीतीश कुमार से आगे निकलना चाहती हैं, और बहुत सारी उनमें से उनकी सहयोगी भी हैं। लेकिन मूल मुद्दा यह है कि आखिर लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे से पिछले कई महीनों से, जब भी लालू यादव पटना में होते हैं और जब भी नीतीश कुमार पटना में होते हैं, तकरीबन कुछ अपवादों को छोड़ दे तो लगभग रोज ही मुलाकातें हो रही है। ज़्यादातर समय नीतीश कुमार लालू यादव के घर जाते हैं और लालू यादव भी कई बार देखा गया है कि वो भी नीतीश कुमार के घर आते हैं। लेकिन लालू यादव उम्र में बड़े हैं, स्वास्थ्य पहले की तरह नहीं है, लिहाजा नीतीश कुमार ही उनसे मिलने जाते हैं। राजनीति में बड़े भाई और छोटे भाई का मुहावरा दोनों के बीच प्रचलित है और वो मधुर रिश्ता भी है। तो रोज रोज जाना, दोनों का एक दूसरे से मुलाकात करना, क्या ये लोकसभा चुनाव में सिर्फ सीट बंटवारे का मामला था या जाति जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए वो मामला था? जी नहीं। ये कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि जाति जनगणना की तारीख तय करने के लिए तो टेलीफोन पर भी बातें हो सकती हैं कि किस दिन सार्वजनिक किया जाए। ये कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि 40 लोकसभा सीटें जो बिहार में है उसमें 17 और बाकी 6 सीटें कांग्रेस और लेफ्ट को देनी है। वो 17 सीटें कौन सी किसकी होगी, ये बातें करने के लिए लोकसभा चुनाव के 7 महीने पहले, 8 या 9 महीने पहले से रोज रोज एक दूसरे से मुलाकात करने की जरूरत नहीं है। वो 17 सीटें या 40 सीटों की का पूरा मामला नहीं है। जिन 40 सीटों के सहारे लोकसभा चुनाव में बिहार से चुनाव लड़ा जाना है, भारतीय जनता पार्टी हो या महागठबंधन या इंडिया गठबंधन हो, ये मामला कहीं उससे ज्यादा का है। और क्या है ये मामला? नीतीश कुमार ने आखिर किस बड़े दांव के तहत, किस खेल के तहत नीतीश कुमार ने जाति जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, और ये रोज रोज की मुलाकातों का असली मकसद क्या है, इसे जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े जी। चलते हैं अशोक वानखेड़े जी के पास, वो बताएंगे कि ये माजरा क्या है, आखिर क्यों लालू यादव और नीतीश कुमार रोज मिल रहे थे और क्यों नीतीश कुमार ने इस रिपोर्ट को बिल्कुल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी का ब्लड प्रेशर बढ़ाने की मानसिकता से पहले सार्वजनिक किया है। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ आज जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े जी। अशोक वानखेड़े जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर आपका। ये जो नीतीश कुमार ने जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी की है 5 राज्यों के चुनाव के पहले, और उन 5 राज्यों में 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। ओबीसी की सियासत, दलित आदिवासी की सियासत, अपर कास्ट के कास्ट कॉन्ट्राडिक्शंस वहां भी है। क्या कारण है कि आज 2 अक्टूबर को, यानी कि यदि पिछली बार की हम बात करें तो 6 या 7 अक्टूबर को आचार संहिता 2018 में उन राज्यों में लग गई, तो इस बार भी माना जा रहा है कि वही होगा, उसी से 2-4 दिन आगे पीछे कुछ होगा। क्या कारण है कि नीतीश कुमार ने इन 5 राज्यों के चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान होने के पहले जाति जनगणना की रिपोर्ट बिहार में जारी कर दी? नमस्कार, मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और अभिषेक कुमार को आपने कई प्लेटफॉर्म पे सुना होगा। अभिषेक का ये स्वयं का खुद का यूट्यूब चैनल है, तो मैं आपको बधाई देता हूं अभिषेक जी। और मैं तमाम दर्शकों को रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और जितना हो सके शेयर करें। अभिषेक को आपने पहले भी सुना है, एक अच्छी पत्रकारिता के द्योतक है
मैं चाहता हूं कि जो गिने चुने अच्छे पत्रकार हैं इस देश में, उनको साथ मिले। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें आपसे डोनेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए। आप सुनिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यही गुजारिश है। अभिषेक, आपका सवाल, 2 तारीख को ही क्यों? जी। जातीय जनगणना एक ऐसा मसला है जिससे बीजेपी लगातार भाग रही है, क्योंकि बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के तहत सत्ता में तो आ गई। उन्होंने पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, ट्राइबल्स और ओबीसी खासकर, जो गोविंदाचार्य का सोशल इंजीनियरिंग था, उसके तहत सत्ता तो पा ली। लेकिन जब भागीदारी देने का सवाल आता है, तब बीजेपी भाग जाती है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद फिर संघ हावी होता है, या फिर मोदी जी जैसा एक ऐसा तानाशाही प्रवृत्ति वाला इंसान हावी होता है, जो फिर किसी को चलने नहीं देता। ऐसे में लगातार बार-बार ये जातीय जनगणना, और खासकर बिहार तो इसके लिए बहुत लड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय तक केस चले हैं, और सर्वोच्च न्यायालय तक कौन ले गया? कौन चाहता था जातीय जनगणना ना हो? भाजपा वाले चाहते थे। क्यों चाहते थे? क्या मसला था? 2011 में भी जनगणना हो गई थी। उसके बाद जनगणना के आंकड़े जब तक एनालिसिस करके उसका डाटा तैयार होता, सरकार बदल गई। 2014 के बाद क्यों मोदी सरकार इस आंकड़ों पे बैठी है? क्योंकि वो आंकड़े डरावने हैं मोदी जी के लिए, और मोदी जी से ज्यादा बीजेपी के लिए। वो आंकड़े बताते हैं कि कितनी, जो 50-15 का जो बात होती थी बार बार, जो 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 पिछड़े हैं, अति पिछड़े या ओबीसी के नेता लगातार 15-85 की बात करते थे, वो 15-85 का नरेशन इन्हें फेक लगता था, या उससे डरते थे, क्योंकि ये 20-80 के नरेशन को लेके 20 अल्पसंख्यक यानी मुसलमान और 80 हिंदू करके एक छाता खोल के समस्त हिंदुओं को मुसलमानों का डर लगा के इकट्ठा करके राजनीति की रोटी सेक रहे थे। अभी ये हमला हुआ कि ये सारा नग्न सत्य लोगों के सामने आ गया कि हिंदुओं में हम कौन हैं और कौन कहाँ है। क्या ये 15% लोग लगातार 85% का दमन करेंगे? सत्ता में भागीदारी तो देंगे या एक नहीं चीज देंगे? बताइए अशोक वानखेड़े जी, एक चीज इसमें, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से महत्वपूर्ण राज्य हैं। कास्ट सेंसस की, इस बिहार के कास्ट सेंसस के डेटा के सार्वजनिक होने के बाद इन 2 बड़े राज्यों की सियासत को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? दोनों सियासत ओबीसी के अर्ध गिर्द घूम रही है। महाराष्ट्र में तो ओबीसी, मराठा, धनगर, इनका आरक्षण का लगातार आंदोलन चल रहा है। महाराष्ट्र की वर्तमान जो ऑटो रिक्शा सरकार है, 3 पहिए वाली, जिसमें एक पहिया एकनाथ शिंदे, एक पहिया देवेंद्र फडणवीस, एक पहिया अजित पवार है। ये 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा सरकार परेशान है इन रिजर्वेशन के मसलों से, और मसला ओबीसी में है। पूरा मराठा समाज अपने आप को कुणबी समाज, कुणबी का सर्टिफिकेट चाहता है। कुणबी मराठा का ही सबकास्ट है जो ओबीसी में कन्वर्ट हुई है। जो ओबीसी, वर्तमान ओबीसी है, वो तलवारें खींच के खड़े हैं। वो कहते हैं कि मराठों को आपको रिजर्वेशन देना है तो अलग से दे दिए, उन्हें कुणबी बनाकर हमारे ओबीसी का शेयर मत ले लीजिए। यदि ये इन्होंने कुणबी का सर्टिफिकेट दे दिया मराठों को, तो अभिषेक जी आपको हास्यास्पद लगेगा, तो महाराष्ट्र में सवर्ण के नाम पे सिर्फ ब्राह्मण रह जाएंगे, क्योंकि मराठे जो ठाकुरों के बराबर माने जाते हैं, जो ठाकुर है महाराष्ट्र में या राजपूत है महाराष्ट्र में, यदि मैं तुलना करूं तो, यदि वो ओबीसी हो गए तो फिर बचेगा कौन? तो महाराष्ट्र में ओबीसी का बहुत बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के पास है, और उसी के ऊपर सारा दामोदर है। शिवसेना तो मराठी अस्मिता पे खेलती है, लेकिन कांग्रेस बैकवर्ड, दलित, अतिदलित, आदिवासी और ओबीसी, ये उनका चंक रहा है। मराठे नेता रहे हैं कांग्रेस में, लेकिन मराठे बाय एंड लार्ज शरद पवार के इर्द गिर्द घूमते रहे। महाराष्ट्र में वर्तमान में भी शरद पवार ही मराठों का नेता है। अब एकनाथ शिंदे अपने आप को मराठा कहते हैं, कोई विनोद तावड़े अपने आप को मराठा कहते हैं, ये कहाँ के मराठा ये ढूंढना पड़ता है। नारायण राणे अपने आप को मराठा कहते हैं, उनको भी ढूंढना पड़ता है। तो कुल मिला के ये ओबीसी वाला प्लैंक है, ये महाराष्ट्र में भी बहुत मार करेगा और उत्तर प्रदेश में भी बहुत मार करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप मौर्य के नाम से चुनाव लड़ते हैं और ठाकुर को मुख्यमंत्री बना के रखते हैं।
ठाकुरों का प्रतिशत क्या है जो मुख्यमंत्री बने वहां पे? सवाल ये है। यही कारण है कि ये जातिगत जनगणना ये बीजेपी की गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि चुनाव एक जीतने के लिए सवाल ओबीसी आपने चाहिए, कहा सत्ता देने एक, के लिए ओबीसी नहीं चाहिए। जी, एक सवाल आपने गले की हड्डी का, नीतीश कुमार ने क्या जातिगत जनगणना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी पूरे देश में लोकसभा चुनाव के लिहाज से अटका दी है क्या? राम मंदिर का बिल्कुल, क्या ये जो होगा? समाज पांच जातियों में बटेगा पांच तो राम मंदिर कहां जाएगा? क्यों, राम मंदिर बिल्कुल अपनी जगह सही है। क्या शबरी राम की भक्त नहीं थी? क्या केवट राम के भक्त नहीं थे? कितने आदिवासियों को राम मंदिर में बुलाया जाएगा? कितने मल्लाहों को, केवट को राम मंदिर में बुलाया जाएगा? अभी तो हमने एक अखबार में इंटरव्यू पढ़ा, उनमें तो कहा उन्होंने कि फिल्म एक्टर भी आएंगे, स्पोर्ट्स के बड़े बड़े क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर भी आ सकते हैं। सवाल ये है कि आपको जब महिला आरक्षण बिल देना होता है और उसका क्रेडिट लेना होता है, तो कंगना रनावत आपको दर्शक दीर्घा में चाहिए, वहां आपको द्रौपदी मुर्मू जी की याद नहीं आती। जी। जब आपको G20 बुलाना होता है तब आपको राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन याद नहीं आते, क्योंकि वो दलित है। चुनाव के समय दलित याद आते हैं, ओबीसी याद आते हैं। सत्ता और जब भी कुछ देना होता है तब अपने वालों को बांटते हैं और बाकी लोगों को डांटते हैं। ये बीजेपी का प्लैंक रहा है और यही नीतीश कुमार ने ऐसा तीर मारा है। इस देश की जो राजनीतिक जो क्रांति होगी उसमें नीतीश का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। जी, नीतीश एक ने बड़ी चीज है। बीजेपी को ही खत्म, बीजेपी के लिए सवाल नहीं खड़े कर दिए, बीजेपी को भी खाई में नहीं ढकेल दिया, अशोक उन्होंने वानखेड़े जी, अपनी भी स्थिति मजबूत कर ली है बिहार में। जी, एक स्थिति ये है जो हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका मूल मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार ने ये किया क्यों है। तो एक परिस्थिति की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले 1.5-2 महीने से दिख रहा था कि जब भी लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों पटना में होते हैं, लगभग रोज ही मुलाकात होती है दोनों की। लालू यादव उम्र में बड़े हैं, थोड़े बीमार भी रहते हैं, तो अक्सर नीतीश कुमार उनसे मिलने पहुंचते हैं। एक आध बार लालू यादव भी पहुंचते हैं। अब ये लोकसभा चुनाव के लिए 40 लोकसभा सीटों का मुद्दा तो था नहीं कि 40 बार मिलना पड़े, और आगे भी पता नहीं कितनी बार मिलना पड़ेगा। ये जाति जनगणना किस दिन जारी करनी है, इसके लिए भी रोज रोज मिलने की जरूरत तो मुझे नहीं लगता है कि थी। कारण क्या है कि ये दोनों रोज मिल रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, अब मैं कारण बताता हूं, शायद कई लोगों के लिए खबर होगी, ब्रेकिंग न्यूज होगी। कारण यह है कि शोले का एक डायलॉग है सलीम जावेद का लिखा हुआ, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो। तो अब लोहा गर्म है, 5 राज्यों के चुनाव है, बीजेपी बैकफुट पे है। ऐसे में यदि बिहार असेंबली डिसॉल्व करके इन 5 राज्यों के साथ बिहार का भी चुनाव करवा दिया जाए तो बीजेपी बिहार पे फोकस नहीं कर पाई। बीजेपी के लिए सबसे अहम राज्य जो है अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 राज्यों के लिए बीजेपी के लिए जीने मरने का सवाल है। यदि बीजेपी पूरा फोकस नहीं कर पाई और विधानसभा के चुनाव में जो बीजेपी अभी 70 पे है वो घट के 30-40 तक आ जाती है, तो आने वाले लोकसभा तक आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड का अपर हैंड तो रहेगा ही। वो सरकार किसी भी तरह से ब्लैकमेलिंग की सरकार नहीं रहेगी, क्योंकि 70 विधानसभा सीट जब बीजेपी के पास है तो बीजेपी 24 घंटे पोचिंग में लगी रहती है। कभी इसका तोड़ के देख, कभी उसका तोड़ के देख, इसका तोड़ के, जैसा उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, जैसा उन्होंने एनसीपी को तोड़ा, क्या वो आरजेडी या जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का प्रयास नहीं हो रहा है? ये प्रयास तब होता है जब आपके पास 70 सीटें हैं कि थोड़ा बहुत टूट आ गए तो हम सरकार बना सकते हैं, लेकिन आपके पास 30-40 सीटें हैं तो आप सपने में भी कितना तोड़ोगे, तोड़ तोड़ के, क्योंकि आप उस लायक हो नहीं कि तोड़ के कोई जुड़ भी जाए तो आप सरकार बनाए। तो नीतीश बीजेपी को बिहार में उस स्थिति में लाना चाहते हैं। अशोक वानखेड़े जी, आप ये कहना चाहते हैं कि अगले 48-72 घंटे बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। और 8 तारीख के पहले, मतलब ये 3-4-5 दिन, यदि आचार संहिता 7 तारीख को यदि लागू हो जाती है, हम ये भी पकड़े कि 7 तारीख सैटरडे है,
यदि 7 तारीख को भी लागू हो जाते, उसके पहले एक दिन रातों रात यदि विधानसभा भंग हो जाए और उन्हीं 5 राज्यों के साथ 6 राज्यों के साथ विधानसभा चुनाव करने का प्रयास किया जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के लिए लोकसभा 2024 के लिए एक नया रण क्षेत्र तैयार किया जाएगा बिहार में, और उस रण क्षेत्र में बीजेपी बहुत कमजोर नजर आएगी। जब आपके पास विधायक ही 40 बचेंगे तो फिर आपके पास चीजें कैसी आएगी? ये जो नया जनगणना का जो डाटा है, ये डाटा अभी आरजेडी और नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार की सरकार को बहुत ज्यादा एज दे रहा है। तो लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। तो ये रोज की मीटिंग लोहा गर्म करने की चल रही थी। जी, आपने जिधर इशारा किया, इंडिया गठबंधन के भीतर भी, जैसा किसी भी गठबंधन में होता है, पार्टी में भी होता है, सब अपनी पोजीशनिंग करते हैं। इंडिया गठबंधन में भी नीतीश कुमार अपनी पोजीशनिंग का प्रयास तो मिड टर्म असेंबली पोल के माध्यम से नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल करेंगे। यदि आज नीतीश कुमार के पास जितने विधायक है, वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि जिसके बलबूते पे ऊंची आवाज में बोले। यदि कल उनके पास भी 70 विधायक आ गए और लालू जी के पास भी 70 आ गए या 70-80 आ गए, लालू जी से 10 कम है। एक समय जब लालू जी और नीतीश जी लड़े थे, तब देखिए फिर क्या बराबरी का मामला था जी। उसके बाद बीजेपी जब आ गई तो बीजेपी ने क्या किया, आरजेडी की जगह अपनी बरकरार रही। बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड का जगह ले ली। जी। खोया किसने? नीतीश ने खोया है। नीतीश अपनी खोई हुई जमीन वापस लेना चाहेंगे, और नीतीश यदि पूरे ताकत के साथ, आधी ताकत के साथ बढ़े तो यकीनन नीतीश का अपर हैंड रहेगा इंडिया में बार्गेनिंग में। और यदि नीतीश कल केंद्र की राजनीति में आते हैं तो फिर लालू यादव और उनके बेटे के लिए तो मुख्यमंत्री पद भी खाली है। तो ऐसे कई विन विन सिचुएशन की स्थिति में जाते हुए नीतीश कुमार मुझे दिखाई देते हैं। इसीलिए मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि विधानसभा यदि भंग हो गई और यदि सरकार, बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगी कि मैं ये 3 सरकारों को संभालूं कि नीतीश कुमार के साथ लड़ूं। उन्हें छत्तीसगढ़ में अपने नंबर बढ़ाने कम से कम सरकार नहीं आती, तो राजस्थान में तो सरकार आ रही है ऐसा उनको लगता है। दम लगाने की जरूरत है, थोड़ा मैनेजमेंट करने की जरूरत है, वसुंधरा जी को थोड़ा मैनेज करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में उनको लगता है 200 लोग बाहर से लाए तो कुछ तो हो सकता है, कांटे की टक्कर में हम निकल सकते हैं। वो जो आशा है उस पर पानी फिर जाएगा, और फिर बीजेपी बिहार में इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगी। बीजेपी जो बिहार के नेता जो उन्होंने मध्य प्रदेश में झोंके हैं, वो भी वापस भगते हुए नजर आएंगे आपको बिहार। सुशील कुमार मोदी भी फिर बिहार में। अशोक वानखेड़े जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक ऐसी चाल चली है कि उसने पूरी की पूरी फील्डिंग सेटअप को बिगाड़ करके रख दिया है भारतीय जनता पार्टी की। वो कहां फील्डिंग करे? अल्टीमेट है। उन्होंने ऐसा एक रण क्षेत्र तैयार कर रखा है कि बीजेपी का बैट्समैन नरेंद्र मोदी जी और एक छोर पे अमित शाह है, ये अदल बदल के भी आए तो भी कोई ऐसा ओपन एरिया नहीं दिख रहा क्रिकेट के मैदान में कि जहां से वो रन बटोर सके। हर जगह टाइट फील्डिंग करके रखी है, और आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है जरा भी रिस्क ले तो। ये फील्डिंग उन्होंने सिर्फ अपने बिहार के लिए नहीं, बिहार का पत्ता चला के उन्होंने ये बाकी 5 राज्यों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी बीजेपी के लिए, खासकर काउ बेल्ट। बहुत बड़ी बात अशोक वानखेड़े जी, आप हमारे साथ जुड़े। पूरी तरह से आपने नीतीश कुमार की रणनीति आने वाले वक्त में किस दिशा में जा सकती है उसको एक तरह से हमारे दर्शकों के लिए खोल कर रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कम से कम जाति जनगणना के मुद्दे पर बिहार और बिहार के दायरे में इसको सभी पर्सपेक्टिव से इसकी चर्चा की। तो आपने सुना अशोक वानखेड़े जी ने क्या कहा। जी, अशोक वानखेड़े जी ने जो बताया कि बिहार में विधानसभा भंग कर लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार चुनाव में जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वो अपने आप को एसर्ट करना चाहते हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जमीन सुहाने का काम किया, राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने धोबी पाट दिया, सांप्रदायिकता की राजनीति को जाति की राजनीति से मात देने की कोशिश की, कमंडल का जवाब मंडल से देने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अपनी पोजीशनिंग को भी मजबूत किया है, और कितना मजबूत किया है इस पोजीशनिंग को ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आने वाले वक्त में सियासत कैसी होगी और समाज के अलग अलग वर्गों के मुद्दे किस प्रकार से होंगे और किस प्रकार से उस सियासत को प्रभावित करेंगे, उन सब पर प्रतिदिन
हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। यूं ही अपना विश्वास बनाए रखिएगा। नमस्कार।